बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था जहां पर कई दिनों से कड़ाके के ठंड के साथ ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल बहुत ही गरीब था। गरीबी इतनी थी कि न पहनने को गर्म कपड़ा था और ना ही खाने को भोजन नसीब होता था। ठंड इतनी भयंकर थी कि हड्डियां तक जम जाती थी। हवा में बर्फ के कांटे चुभते थे और रातें ऐसी कि बिना आग के जीना मुश्किल हो जाता। गोपाल के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता था, लेकिन सर्दियों में काम मिलना बंद हो जाता क्योंकि खेत बर्फ से ढक जाते और मजदूरों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती। वो जिस घर में रहता था वो भी काफी पुराना था। दीवारों से ठंडी हवा सीधे अंदर घुसती थी। छत से बर्फ और बारिश टपकती रहती और दरवाजे खिड़कियां इतनी जर्जर कि हवा का एक झोंका भी घर को हिला देता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग रामदीन काका गोपाल के पास आते हैं और गोपाल से कहने लगते हैं, बेटा, आखिर तुम इतनी मुसीबत क्यों कूट रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो, भले ही ये ठंड और बारिश कितनी भी क्रूर क्यों ना हो जाए। रामदीन काका, ज़्यादा मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो तकदीर में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। इस ठंड में तो जीना भी दुभर है। मेहनत करके क्या हासिल होगा? बेटा, यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। उसने भी खुद को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था, इसलिए वो कोई काम नहीं करता था। सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पिता की इन्हीं गलतियों की वजह से है। देखो, गांव में सबके पास अपनी अपनी ज़मीन और अच्छे घर हैं, जहां लकड़ी की आग जलती रहती है, ठंड से बचाव होता है। मगर तुम्हारे पास ना ज़मीन है ना ढंग का घर। ये टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था, जिसमें ठंड रात दिन राज करती है। काका, आखिर मैं क्या काम करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता, खासकर इस ठंड में जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है। कभी मिल भी जाता है तो 1-2 दिन का ही काम मिल पाता है और ठंड से हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं है। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो तुम दूसरे गांव में काम की तलाश करो, भले ही ठंडी हवाओं और इस मूसलाधार बारिश में पैदल चलना पड़े। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह का नाम सुनकर गोपाल में जोश भर गया। वो तुरंत रामदीन काका से बोलता है, रामदीन काका, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा, चाहे ठंड कितनी भी पड़ रही हो। विवाह होने की खुशी में गोपाल दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। वो कई महीनों तक काम करता रहा। ठंडी सुबहों में उठकर बर्फीली हवाओं में भी मेहनत करता। जब उसके पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत करवा ली। दीवारें ऊंची की, छत मजबूत की, ताकि ठंड का कहर अब अंदर ना आए। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वो विवाह कर सके। गरम कपड़े, आग की व्यवस्था। ऐसे ही समय बीतते गए। एक दिन गोपाल ने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है, ठंड से बचने लायक लकड़ी भी। अब मुझे रामदीन काका से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर गोपाल रामदीन काका के घर जाने के लिए निकल जाता। रामदीन काका, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और रोज काम करने भी जाता हूं। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। बेटा, मैं तुम्हारे विवाह का कुछ प्रबंध करता हूँ। देखो, शादी विवाह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते, खासकर इस ठंड में जब घर की मजबूती और गर्मी की बात आती है। थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सावली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत संस्कारी बताकर पेश किया जाता है। मैं जब तुम्हारे पास किसी को लेकर आऊँगा तो मैं भी बहुत झूठ बोलूँगा, तुम चुपचाप सुनते रहना।
उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे। कुछ दिनों बाद रामदीन काका एक आदमी को लेकर गोपाल के घर आते हैं। देखो रमेश, ये लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर, चालाक और मेहनती लड़का है। इसके पास 100 बीघा बटाईदारी ज़मीन है। उसमें बहुत अनोखता है। घर में अकेला रहता है। इसके माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस आदमी को रामदीन काका लेकर आए थे, उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वो तो 9 और आधा बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? हाँ, पक्का समझिए। मर्द की जुबान पक्की होनी चाहिए। जो कह दिया सो कह दिया। अब अपनी बात से पलटना नहीं है। मैं अभी इस विवाह को पक्का करता हूँ। अगले हफ्ते विवाह का दिन तय हो जाएगा। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। घर जाते ही अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का कराया हूँ। लड़का अमीर है, घर में अकेला है और उसके पास अपनी बटाईदारी की 9 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हो? बटाईदारी का असली मतलब जानते भी हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है। वो जमीन उसकी नहीं है, किसी जमींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा खुद रखेगा। तो क्या हुआ? तब भी लड़का ठीक ही है। कहाँ ठीक है? उस जमीन की कोई गारंटी नहीं। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। ठंड में फसल खराब हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं मजदूर है और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूँगी। लेकिन भाग्यवान, मैं तो जुबान दे आया हूँ, अब कैसे मुकर सकता हूँ? मुझसे ऐसी मूर्खता की बातें मत करो। अगर सच में उसके पास जमीन है तो उसे मालिक होने का कागज मांगो। देखना, वो तुरंत दुम दबाकर भाग जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा और उससे जमीन का मालिक होने का कागज मांगूंगा। अगली सुबह रमेश गोपाल के घर पहुंच जाता है। रमेश को अपने घर देख गोपाल जल्दी से रामदीन काका को बुला लाता है। रामदीन काका रमेश से कहते हैं, लगता है बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। वादा करके मुकरना मुझे आता ही नहीं। लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे लड़के की ज़मीन के कागज़ दिखा दीजिए ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 9 बीघा ज़मीन है। इतना सुनते ही ठंड के मौसम में भी रामदीन काका और गोपाल के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। भाई, आप शायद ठीक से समझे नहीं अभी। लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही वो ज़मीन खरीद लेगा। मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? अरे मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि दाल रोटी के साथ सब्जी भी खा ले, और तुम कह रहे हो कि ये ज़मीन खरीद लेगा, वो भी मजदूरी से। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरी करने वाले ज़िंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, ठंड में कांपते रहते हैं, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का मान लूं? शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहते हो और अब बेहयाई से रिश्ते की बात कर रहे हो। सुन लो, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहाँ नहीं करना। अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। इतना कहकर रमेश वहां से चला गया। गोपाल रामदीन काका की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोलता है,
आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ठंड में अकेले मैं क्या करूंगा? विवाह की बात बिगड़ जाने से गोपाल का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता। जहां भी काम करने जाता ढंग से मेहनत नहीं करता। लोग उससे नाराज होकर उसे काम से निकाल देते। सबको उसके निकम्मेपन की खबर मिल चुकी थी और ठंड में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। ठंड से शरीर कमजोर पड़ने लगा। अब यहां मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ना काम ना इज्जत। घर के नाम पर टूटा फूटा मकान है जो बाबा आजम के ज़माने का है। ठंड का सामना नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि अब शहर चला जाऊं, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। बहुत सोच विचार के बाद गोपाल दूसरे दिन घर से शहर के लिए निकल गया। मगर उसे पता नहीं था कि शहर कहाँ है, वहां काम कैसे मिलेगा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया, जहां ठंड और भी क्रूर थी। पैरों पर बर्फ जमी हुई थी। जंगल में ही उसे रात हो गई। रात का अंधेरा देखकर वो घबराने लगा और जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगा। लेकिन जंगल इतना घना था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। वो एक जगह रुककर सोचने लगा। अब मैं क्या करूं? ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। न जाने और कितना बड़ा है ये जंगल, और ऊपर से ये ठंड और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। गोपाल ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। नाम था कोकिला, जो अपने गाय को लेकर जा रही थी। ये देख गोपाल की जान में जान आई। जरूर ये बुढ़िया इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इस बुढ़िया के घर ठहर सकता हूँ। भले ही ये मुझे भोजन ना दे, लेकिन रहने के लिए आसरा तो जरूर दे सकती है। गोपाल चुपचाप बुढ़िया के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद गोपाल ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और उस घर के बराबर में एक छोटी सी झोपड़ी है। बुढ़िया ने गाय को झोपड़ी में बंद कर दिया और खुद घर के अंदर जाने लगी। गोपाल जल्दी से बुढ़िया के पास गया। गोपाल को देखकर बुढ़िया हैरान रह गई। वो गोपाल से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी नौजवान को इस जंगल में आते नहीं देखा। काकी, मेरा नाम गोपाल है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा गुजारा गांव में नहीं हो पा रहा था। ठंड में जीना दूभर हो गया, इसलिए मैं शहर में काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई है। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ रुकने दे सकती हो? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में रुकने नहीं दे सकती हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। काकी, इस जंगल में मैं कहाँ जगह तलाश करूँ? मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इस जंगल में रहता होगा। अगर आप कहो तो मैं गाय की झोपड़ी में रह लूँगा और ठंड सह लूँगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हें गाय की झोपड़ी में रहने दूं? मैं तुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं। तेरा क्या भरोसा तू मेरी गाय को चुराकर भाग जाए तो? इसलिए मैं तुझे गाय की झोपड़ी में नहीं रहने दे सकती। काकी, ऐसा मत कहो। मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत भला और ईमानदार आदमी हूँ। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे या ठंड से मर जाऊँगा। जंगली जानवर खा जाएंगे तो इसमें मैं क्या करूं? जंगल में तो रोज़ ही खूंखार जानवर, जीव जंतु और आदमी को मारकर खाते रहते हैं। अब मैं सभी को बचाते थोड़ी फिरूंगी। तू यहाँ से चला जा, मरे या जिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये बुढ़िया बहुत बेरहम औरत है। इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों के बीच रहते रहते खुद भी जानवर जैसी हो गई है। अगर ये मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की इजाज़त दे देती तो इसका क्या बिगड़ जाता? आखिर रात भर की ही तो बात थी। गोपाल ये सोच ही रहा था कि बुढ़िया उससे बोली, सुनो, थोड़ी देर यहीं खड़े होकर मेरा इंतज़ार करो। मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें रात को रुकने देना है या नहीं।
बुढ़िया की बात सुनकर गोपाल समझ गया कि बुढ़िया उसे रोकने के लिए इतना नखरा क्यों कर रही थी। चंदा बेटा, बाहर एक लड़का खड़ा है, हमारे घर में ठहरना चाहता है। तू एक बार उसे देख ले, अगर तुझे पसंद आ जाए तो मैं उसे यहाँ रुकने के लिए कह दूंगी। माँ, इसमें पसंद नापसंद की कौन सी बात है? उसे रात भर के लिए यहाँ रुकने दो। बेचारा बहुत परेशान है, ठंड से काँप रहा है। बेवकूफ़ों जैसी बातें मत कर, तू उसे एक बार देख तो सही। माँ, आप भी हद करती हो। मैं उसे देखकर क्या करूँगी? मुझे उससे विवाह करना है क्या? हाँ, तुझे उससे विवाह ही करना है। अब तेरी विवाह की उम्र हो गई है और मुझे तेरे विवाह की चिंता होने लगी है। ये लड़का बहुत भोला और ईमानदार है, ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता, इसलिए मेरी बात मान और उस लड़के को देख ले। चंदा भी विवाह करना चाहती थी, वो तो सिर्फ अपनी माँ के सामने फिजूल में बनकर दिखा रही थी। माँ, मैं लड़के को देख चुकी हूँ, वो मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह को तैयार हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर बुढ़िया बाहर आई और गोपाल से बोली, बेटा तू मेरे घर में रह सकता है, अंदर आ जा। बुढ़िया ने गोपाल को घर के अंदर बुला लिया, जहाँ थोड़ी आग जल रही थी। गोपाल ने सोचा, बड़ी मुश्किल से बुढ़िया उसे घर में रोकने के लिए राजी हुई है, इसलिए उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वो सिर झुकाए घर में बैठा रहा, ठंड से अभी भी कांपता। गोपाल को इस तरह देखकर बुढ़िया बोली, बेटा तुम तो बड़े शर्मीले हो, नज़र उठाकर भी नहीं देखते। काकी, मुझे लड़कियों से बहुत शर्म आती है, सामने आते ही घबरा जाता हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। और जब तुम्हारा ब्याह होगा तब अपनी पत्नी का सामना कैसे करोगे? ठंडी रातों में यही सोचकर तो डर लगता है काकी। अरे इसमें डरने की क्या बात, लड़की कोई खतरनाक जानवर थोड़ी है जो वो तुझे खा जाएगी। वो तो बहुत ही कोमल और दिल की सच्ची होती है। अब तुम खाना खाकर आराम करो, कल सुबह तुम्हें शहर भी तो जाना है। ठीक है काकी। ठंडी रात और मूसलाधार बारिश में गोपाल को कभी इतना पैदल चलने की आदत नहीं थी, इसलिए आज वो काफी थक गया था। थकान से वो बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में डूब गया। थकान होने की वजह से वो अगली सुबह खुद से जग नहीं पाता है। बुढ़िया की बेटी चंदा उसे आकर जगाती है। वो हड़बड़ाकर उठता है और बोलने लगता है, अरे माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई, मुझे तो बहुत दूर जाना है। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुछ जानते भी हो? मैंने रात में सपना देखा। सपने में मेरा आपसे विवाह हो चुका था। अब आप मेरे पति हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रही हो? सपना सच थोड़ी होता है। मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है, इसलिए अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। मैं नहीं मानता, तुम पागल हो गई हो। मैं जा रहा हूँ। देखो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा गजब मत करना, मैं रुक जाता हूँ, मगर तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। माँ कुछ नहीं कहेंगी, वो तो कब से चाह रही है कि मेरा विवाह हो जाए। आपको देखकर तो वो बहुत खुश होंगी। कोकिला शाम के वक्त बकरी चराकर घर आई तो घर में गोपाल को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। वो जो चाहती थी वही हुआ। बुढ़िया गोपाल से अनजान बनते हुए बोली, बेटा क्या हुआ, तुम शहर नहीं गए? काकी, मैं शहर जा रहा था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने जाने नहीं दिया। ये न जाने कैसी कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही है। बेटा अब तुम्हें न डरने की ज़रूरत है और ना ही कहीं जाने की। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, ठंड से सुरक्षित। बेटा मैं कोई जंगली औरत नहीं हूँ, मैं सीतापुर गांव के ज़मींदार की पत्नी कोकिला हूँ। ज़मींदार ने एक नीच औरत के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर ली। उस औरत के कहने पर ही उसने मुझे और मेरी छोटी बेटी को जिंदा जलाने की साजिश रची। जब मुझे इसका पता चला तो मैं अपनी नन्ही बेटी को लेकर गांव से भाग आई। तब से हम यहीं इसी जंगल में रहते हैं।
इस जंगल में रहते हुए हमें 19 साल हो गए, लेकिन बेटा, पाप का घड़ा कभी न कभी तो भर ही जाता है। एक दिन उस नीच औरत ने अपने चहितों के साथ मिलकर जमींदार की हत्या कर दी और खुद जमींदारनी बन बैठी। वो खुद ही राजा के पास जाकर जमींदार की हत्या का मामला दर्ज कराई ताकि किसी का शक उस पर ना जाए, लेकिन राजा के गुप्तचरों ने सब राज खोल दिए। असली हत्यारनी वो नीच औरत ही निकली। तब राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जल्दी उसे फांसी हो जाएगी। हमारा पुराना वफादार नौकर मुझे ये खबर देने जंगल आया था। बेटा, जमींदार लाख बुरे थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने सारी जमींदारी अपनी बेटी चंदा के नाम कर दी है। अब से वो जमींदारनी है। कल हमारा नौकर हमें लेने आएगा और हम अपने घर लौट जाएंगे। चंदा तुम्हें अपना पति मान चुकी है, इसलिए अब तुम उसके पति हो। काकी, आप सचमुच बहुत बड़े दिल की औरत हैं। इस दुनिया में कैसी कैसी स्त्रियां होती हैं। कोई पति के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी कर देती है और कोई लालच में अंधी होकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। बिल्कुल बेटा, यही तो दुनिया है। इसमें भली औरत भी रहती है जो अपने पति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है, और कुछ औरतें सिर्फ धन से मुंह भरती हैं। उनके लिए पति खिलौना होते हैं। जैसे बच्चा रोज़ नया खिलौना बदलता है, वैसे ही वो रोज़ पति बदलना चाहती हैं। अगले दिन गोपाल कोकिला और उसकी बेटी के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। अब गोपाल जमींदार और चंदा जमींदारनी बन गई। उसके बाद गोपाल अपनी पत्नी और कोकिला अम्मा के साथ खुशी से रहने लगा।